जय हिंद। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ। देखिए, मिड 18th सेंचुरी तक हाफ ऑफ यूरोप कह सकते हैं आप कि नेशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। हाफ ऑफ यूरोप ने पूरा का पूरा यूरोप में नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेशनलिज्म की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जो लोग रह रहे हैं वो किसी न किसी रूलर के अंदर रह रहे हैं। मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हर कोई ऑटोनोमस एक पॉलिटिकल यूनिट है। समझिएगा इस चीज को किस तरह से, और अर्नेस्ट हेलन की डेफिनेशन से इसे कनेक्ट कीजिएगा। देखिए, मिड ऑफ 18th सेंचुरी द यूरोप देयर इज नो नेशन स्टेट। यहां पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं है। प्रेजेंट डे जो आप जर्मनी देखते हैं, इटली देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ये सभी के सभी जो प्रेजेंट डे में बने हैं, यूनिफाई हुए हैं, नेशन स्टेट बने हैं। इससे पहले ये छोटे छोटे किंगडम्स में they were divided into the kingdoms, duchies and cantonments। duchies का मतलब क्या होता है? जो ड्यूक के द्वारा, राजा के द्वारा रूल किया जाता था, और कैंटोनमेंट्स का मतलब छावनी, जहां पे सेना हुआ करती थी। रूलर had their autonomous territories। रूलर जो हुआ करते थे, वहां के राजा जो हुआ करते थे, उनकी एक ऑटोनोमस टेरिटरी हुआ करती थी। ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा है ये टॉपिक, कि यूरोप के अंदर अभी भी नेशन स्टेट नहीं बने हैं और अब जाकर के नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज होगी। अर्नेस्ट हेलन की आपने डेफिनेशन पढ़ा था, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था नेशन स्टेट की डेफिनेशन जो अदर्स के द्वारा दी गई थी। जैसे कि अगर एक देश बनता है तो सिर्फ एक मेजॉरिटी चीजों को फॉलो करते हुए बनेगा, जैसे कि लैंग्वेज के बेस पे बन सकता है, कल्चर के बेस पे बन सकता है, रिलीजन के बेस पे बन सकता है। इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए अर्नेस्ट हेलन ने कहा था, अगर आपको ध्यान है तो समझिएगा कि हिस्ट्री भी एक बड़ा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी देश को बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी देश में बहुत सारे लोग डाइवर्स रहते हैं, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, वो देश बनता है, लेकिन उसके पीछे क्या है, मेन फैक्टर हिस्ट्री है। समझिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया हैब्सबर्ग अंपायर का एग्जांपल है। जैसे आपने मौर्य अंपायर, गुप्ता अंपायर, रोमन अंपायर, बहुत सारे अंपायर के बारे में सुना है, ऑटोमन अंपायर, तो ये सारे के सारे अंपायर के अंडर बहुत सारे टेरिटरीज आया करते थे। उसमें से एक है हैब्सबर्ग अंपायर का एग्जांपल, कि कैसे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म यहां से इमर्ज होता है, किस तरह से हैब्सबर्ग अंपायर के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। तो इनको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, हैब्सबर्ग अंपायर क्या है? प्रेजेंट डे जो ऑस्ट्रिया और हंगरी है उसे हैब्सबर्ग अंपायर कहते हैं। पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल, अलग अलग रीजन्स और लोग यहाँ पे रहते थे। पैचवर्क का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ एक डिवाइडेड पॉलिटिकल यूनिट, जो कि एक अंपायर के अंदर रह रहा था। कौन कौन से देश? अल्पाइन रीजन, इतने लोग अलग अलग हैं। अल्पाइन रीजन, टायरोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बोहेमिया, वेयर ऑल द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। आप समझिएगा इस चीज को, जो अल्पाइन रीजन है या टायरोल है, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्रीज में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो हुआ करती थी वो जर्मन लैंग्वेज को बोला करती थी, जर्मन भाषा बोला करती थी। ये सारे रीजन आपके स्क्रीन पे मैप आ रहा है, उसमें समझिएगा ये सारे रीजन आपको दिख जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डाइवर्सिटी है लैंग्वेज का, हर एक जगह पे अलग अलग था, फिर भी ये लोग यूनाइट होते हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, एक पॉलिटिकल यूनिट में यूनाइट होते हैं। आगे समझिएगा, जैसे अल्पाइन रीजन है, तो इसके साथ मैं बताता हूँ एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाकर के समझिएगा इस चीज को, कि 1991 में कन्वेंशन हुआ अल्पाइन रीजन का। एक अल्पास, थोड़ा सा ज्योग्राफी समझो। अल्पास एक माउंटेन है, ठीक है, जिसका स्ट्रेच लगभग 1200 किलोमीटर तक है, और उसके आसपास आने वाली कंट्री को अल्पाइन रीजन कहा जाता है। इसे आप याद रख सकते हैं, इटली, लिechtenstein, मोनाको, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवानिया। आपके मैप में भी कुछ कंट्रीज इसमें दिख रहे होंगे। इसे आप याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक इस्तेमाल कीजिए, आई लव माय गर्लफ्रेंड एज स्वीट एंड सॉल्टी। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बट नॉलेज कहीं बर्बाद नहीं जाता, याद रखिएगा। इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनिस। लोम्बार्डी एंड वेनिस देखिएगा, तो यहाँ पे इटली भाषा बोली जाती थी, क्योंकि इटली का पार्ट था। आज के डेट में जो मॉडर्न डे इटली देख रहे हैं, उस समय पे यूनिफाइड नहीं था, अलग अलग 7 इंडिविजुअल यूनिट्स में बटा हुआ था। तो लोम्बार्डी एंड वेनिस जो है वो नदर्न इटली का पार्ट हुआ करता था। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माइगर। हंगरी में जो हाफ ऑफ द, मोर देन द हाफ द पॉपुलेशन जो है वो माइगर लैंग्वेज बोलती थी। और अदर्स जो है वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स मींस भाषा,
बोला करते थे। ग्लेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, ग्लेशियर रीजन में पॉलिश बोला करते थे लोग। तो ओवरऑल आपने ये समझा है कि इस पर्टिकुलर हैब्सबर्ग अंपायर में आप इस अंपायर के अंदर इतनी डाइवर्सिटी देख रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, स्टिल ये डाइवर्सिटी होने के कारण, ये वैरायटी होने के कारण लोगों के बीच में भाषा का, कल्चर का, इन सभी का वैरायटी, इन सभी का डाइवर्सिटी को किस तरह से लोग अकोमोडेट करते हैं, कैसे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आता है। Such differences did not easily promote a sense of political unit। ये जितना डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये किस तरह से पॉलिटिकल यूनिट में कन्वर्ट होगा, बहुत मुश्किल सा लगता है। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। फिर कैसे इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी कैसे यहाँ पे नेशन स्टेट इमर्ज हुआ, इस चीज को समझने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे टॉपिक में से सवाल कितने आते हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले ही आप पढ़ना बंद कर देते। अभी समझो, क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 99 या 98% को कि ना के बराबर ही पूछा जाएगा इसमें से। फिर पढ़ना क्यों जरूरी था? बिल्कुल जरूरी है, पूछने का कहीं से भी पूछ सकते हैं, 2% चांसेस है ना पूछने के, तो पूछा जा सकता है। बट अगर आप इस टॉपिक को स्किप करना चाहें तो कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी मर्जी होनी चाहिए, बट स्टिल पढ़ के जाइएगा, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। क्या है एरिस्टोक्रेसी, क्या है न्यू मिडिल क्लास? दो नए क्लास के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका इंपैक्ट रहेगा, कैसे एरिस्टोक्रेसी क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन सब के बारे में जानेंगे हम इस टॉपिक में। एरिस्टोक्रेसी क्लास, जो एरिस्टोक्रेसी है यानी कि जो राजा या राजा की फैमिली है या उसके जुड़े हुए लोग हैं, सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास थी। क्यों थी सोशली और पॉलिटिकली? सामाजिक और राजनीतिक तौर पे डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब प्रभावशाली, जिनका एक इंपैक्ट रहेगा सोसाइटी के ऊपर, तो वो सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास थी एरिस्टोक्रेसी क्लास। ठीक है, क्योंकि वेल्दियर थे ये लोग के पास पैसा बहुत था, इनफ मनी, जिसके कारण ये लोग सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते थे, इसीलिए इनका डोमिनेंस हुआ करता था। यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस द रीजनल डिवीजन। समझिएगा इस चीज को। देखिए एरिस्टोक्रेसी क्लास जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है? रीजनल डिवीजन अगर देखेंगे कि अलग अलग जगह पे रहते थे, एक्चुअल में ये न्यूमेरिकली बहुत कम हुआ करते थे। सही मायने में अगर देखा जाए तो रिच क्लास जो होती है वैसे भी कम होती है, तो ये अलग अलग रीजन में रहा करते थे, इसके बावजूद भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। किससे कनेक्टेड थे? यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। क्या था इनका कॉमन वे ऑफ लाइफ? जीवन जीने का जो तरीका था इनका, इन एरिस्टोक्रेट क्लास का, वो कॉमन क्या था? देखिए, ऑन स्टेट इन कंट्री साइड एंड ऑल्सो इन टाउन हाउसेस। इनके पास जो पूंजी हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था, हाउसेस हुआ करते थे, स्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, वो कंट्री साइड मींस जो टाउन के आसपास वाला एरिया है, और टाउन्स में भी हुआ करती थी। ठीक है, जो जितना भी इनके पास स्टेट हुआ करता था, शहर में तो होता ही था, प्लस में जो शहर के आसपास वाला एरिया है वहां पे भी हुआ करता था। स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। फ्रेंच लैंग्वेज ये यूज किया करते थे डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में बोलने के लिए। यूजुअली होता है ना, जब आप कहीं जाते हैं प्रोफेशनली या फिर किसी जगह कंपनी में इंटरव्यू देने गए या फिर किसी तरह का कोई हाई क्लास सोसाइटी में गए, तो आप अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो फ्रेंच जो है वो डिप्लोमेसी पर्पस के लिए और हाई सोसाइटी में यूज किया जाता था। डिप्लोमेसी मींस जब एक देश दूसरे देश के साथ कुछ किसी डायलॉग्स पे एग्री करता है या फिर किसी रिलेशंस को बिल्ड करता है, तो वो डिप्लोमेसी कहलाती है। तो इस बेसिस पे जब डिप्लोमेसी होता था तो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। नेक्स्ट है, देखिए, फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। जो फैमिलीज हुआ करती थी ये आपस में शादी किया करती थी, मींस एक रीजन से दूसरे रीजन के एक प्रिंस का दूसरे प्रिंसेस से विवाह होता था, इन्हीं के बीच में होता था। ऐसा नहीं था कि कोई किसी राजा जो है या फिर रानी जो है किसी गरीब के तबके में जाकर के या फिर लोअर कम्युनिटी में जाकर के अपने फैमिली का विवाह करते थे, एक दूसरे से ही कनेक्टेड हुआ करते थे। टाइज ऑफ मैरिजेस जो है वो अपने फैमिलीज के बीच में ही हुआ करती थी। जैसे आप समझिए कि प्रिंस है तो प्रिंसेस से ही विवाह होगा, जरूरी थोड़ी है कि वो किसी और गरीब का भला कर देगा। तो वैसे ही समझिएगा कि फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। राजा का विवाह रानी से हुआ करता था, अलग अलग रीजनल डिवीजन होने के बावजूद भी। नेक्स्ट, however they were small in numbers। आप खुद समझिए, जो रिच क्लास है जिसके पास बहुत ज्यादा इनफ पैसा है वो कितने परसेंट ही होते हैं? 5 से 10% किसी भी कंट्री में।
आप अपनी कंट्री में देखिएगा तो 5 से 10% है, बाकी तो लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ही होते हैं, उसके बाद पुअर क्लास आ जाता है। तो बहुत कम थे नंबर्स में, जो एरिस्टोक्रेट क्लास थे वो बहुत कम थे, लेकिन इनका डोमिनेशन था क्योंकि इनके पास पावर था। पावर किसके थ्रू? पैसे के थ्रू, पैसे के थ्रू था, तो ये सोशली और पॉलिटिकली पूरी तरह से डोमिनेट करते थे। तो ये तो स्मॉल थे नंबर में, तो नंबर में लार्ज कौन थे? मेजॉरिटी में कौन थे? ये माइनॉरिटी में हो गए। एरिस्टोक्रेट क्लास जो है माइनॉरिटी में हो गए, तो मेजॉरिटी में कौन हुआ करते थे? तो मेजॉरिटी में जो है मिडिल क्लास, पुअर क्लास, जो पीजेंट्री क्लास है, ये हुआ करती थी, जो वर्किंग क्लास है, जो काम करते थे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल मेड अप ऑफ पीजेंट्री, जो खेती किसानी किया करते थे, लोअर क्लास हुआ करते थे, वो मेजॉरिटी में थे। यूजुअली होता भी यही है कि किसी भी देश में रिच क्लास के नंबर्स कम होते हैं और जो मिडिल और पुअर क्लास है, जो पीजेंट्री क्लास है, जो एग्रीकल्चर करता है, उसके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इन वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड फार्म्ड बाय टेनेंट्स, while eastern and central Europe the pattern of land holding characterized by vast state which were cultivated by serfs। समझना इस चीज को क्या है कि यूरोप जो है, यूरोप कॉन्टिनेंट में वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल, मान लीजिए ये यूरोप है पूरी तरह से, ये वाला हिस्सा हो गया वेस्ट, ये सेंटर है, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका ईस्ट। यहाँ पे जो खेती हुआ करता था, एग्रीकल्चर हुआ करता था, अलग अलग पैटर्न में हुआ करता था। इस तरफ जो वेस्ट वाला साइड है, बल्क ऑफ लैंड फार्म्ड बाय द टेनेंट्स, जिनकी जमीनें हुआ करती थी, जो स्मॉल पैच ऑफ लैंड हुआ करते थे, सभी लैंड को एक साथ कल्टीवेट किया जाता था खुद के द्वारा, जो या फिर कुछ जमीनें ऐसी रहीं जिसे किराए पे ये टेनेंट्स एग्रीकल्चर किया करते थे और बाकी पे खुद ओनर्स कल्टीवेशन किया करते थे। अगर दूसरी तरफ हम देखें ईस्ट साइड में, तो यहाँ पे जो है कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट, यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग हुआ करती थी किसी एक के पास हुआ करती थी, जैसे कि फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, और वो फ्यूडल लॉर्ड्स अपने अंडर बहुत सारे सर्फ्स को रखते थे, सर्फ्स में स्लेव को रखते थे, और उन स्लेव के द्वारा यहाँ पे कल्टीवेशन करवाया जाता था, खुद नहीं करते थे। ठीक है, तो दोनों जगह पे आप देखेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में या सेंट्रल यूरोप में, तो अलग अलग एग्रीकल्चर करने का तरीका था, अलग अलग एग्रीकल्चर करने का पैटर्न हुआ करता था। ठीक है, तो ये कल्टीवेशन का पैटर्न है। अब यहां से इमर्जेंस होता है एक नए मिडिल क्लास का। ठीक है, अब देखिए एक चीज बताना भूल गया था, न्यू क्यों लिखा गया है, न्यू मिडिल क्लास क्यों है ये? ठीक है, इससे पहले का मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता था? बिल्कुल करता था, लेकिन ये न्यू है, उससे अलग है। कैसे अलग है, इस चीज को समझिएगा। जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, यूरोप का वेस्टर्न वाला पार्ट है, वहां पे हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहीं भी इंडस्ट्रीज लगेगी तो ऑब्वियस बात है लोग, पॉपुलेशन माइग्रेट होकर के उस जगह पे जाकर के रहेगी, और पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो वो टाउन्स बनेगा, और टाउन्स बनेगा तो वहां पे कमर्शियलाइजेशन यानी कि व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड से आता है प्रॉस्पेरिटी, इससे होता है सिटीज डेवलप, टाउन डेवलप। तो यहां से ही इमर्ज हुआ है न्यू मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होना शुरू हुआ, जिसके कारण एक इमर्जेंस हुआ न्यू कमर्शियल क्लास का, जो बिजनेस करते थे, जो ट्रेड करते थे। पहले ये लोग खेती किया करते थे, माइग्रेट होकर के धीरे धीरे शिफ्ट हुए जहां पे इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, अभी आप देखेंगे कि जो गांव या फिर जो रूरल एरियाज हैं, यहां से लोग उठ करके जाते हैं शहर की तरफ कुछ अर्निंग्स के लिए, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, तो वो लोग वहीं पे सेटल हो जाते हैं पूरी तरह से। तो वो कॉमर्शियल क्लास का इमर्जेंस हुआ ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि इनके पास पैसा आने लगा। अब एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया करते थे। जनरली अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जब जाता है काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इंडस्ट्रीज में बैठ करके तो गिनती काउंट तो करेगा नहीं, सिर्फ करेगा क्या कि मार्केट के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, तभी तो उसके पास अर्निंग होगी ना। तो एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मार्केट, मार्केट में जो ये प्रोड्यूस करते थे उनके बेसिस पे इनका एग्जिस्टेंस होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल न्यू मिडिल क्लास जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण एक कमर्शियल क्लास इमर्ज होता है, जिनका एग्जिस्टेंस किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रोडक्शन ऑफ मार्केट, मार्केट के वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इमर्जेंस ऑफ अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल एक्सेट्रा, यहां पे प्रोफेशनल होगा, लिख लीजिएगा। Emergence of working class population and middle class made up of industrialists, businessmen and professional etc. ये जो इमरजेंस हुआ वर्किंग क्लास का, जो न्यू मिडिल क्लास है, इसका जो इसमें कौन लोग थे, तो इंडस्ट्रीज जो व्यापार किया करते थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सारे लोग हुआ करते थे इस न्यू मिडिल क्लास में।
अब न्यू मिडिल क्लास के बारे में एक बात, आपने मिर्जापुर देखा होगा, गुड्डू भैया, तो वो कहते हैं एक स्टेटमेंट कि मिडिल क्लास का आदमी मिडिल क्लास का आदमी नहीं होता, वो जो होता है आप समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट गलत है। मिडिल क्लास का आदमी ही बड़े रेवोल्यूशन को जन्म देता है। मिडिल क्लास का आदमी ही किसी रेवोल्यूशन को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। मिडिल क्लास की डिमांड जो होती है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के वो बड़े रेवोल्यूशन को एक कह सकते हैं आप कि स्टार्ट करती है। कारण उसका, जब लोग पुअर हैं यानी गरीब हैं तो वो पहले अपने एसेंशियल चीजों को देखेंगे, रोटी कपड़ा मकान देखेंगे, खाने पीने की जरूरतों को पूरा करेंगे, ना कि वो डिबेट करेंगे, ना कि वो सोसाइटी कैसा होना चाहिए इस बात पे डिस्कस करेंगे। उनका डिस्कशन कहां तक होगा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो किसी तरह से फुलफिल हो जाए। लेकिन जो मिडिल क्लास है ये सारी चीजें मिल रही है, उन्हें एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, रहने के लिए छत है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, तो ये बिजनेस क्लास जो है, जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुआ है, इनके पास ये सब कुछ है, ये एजुकेटेड है, इनके पास जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं सब कुछ अवेलेबल है। तो अब सोसाइटी कैसा होना चाहिए इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन द पॉपुलैरिटी। मतलब जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास है, लिबरल मींस जो एक्सेप्टेंस रखता है सोसाइटी के अंदर, सभी चीजों को एक्सेप्ट करता है, जो इक्वालिटी में बिलीव करता है, ठीक है। अभी आप लिबरल नेशनलिज्म नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लिबरल नेशनलिज्म किस चीज के लिए स्टैंड करता है, तो समझ में आएगा कि एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जो है वो अब डिस्कस किस चीज को कर रहा है, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी को। आपने समझा था ना कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इमर्ज हुई, तो मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। यहां से जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी है ये डेवलप होता है, और किस चीज के लिए, फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज बाय बर्थ जो एरिस्टोक्रेट क्लास हुआ करता था, जो राजा या राजा की फैमिलीज के लोग हुआ करते थे, इनको बाय बर्थ प्रिविलेज स्पेशल राइट मिल जाते थे, अधिकार मिलता था। तो ये जो मिडिल क्लास है इन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि इनको स्पेशल राइट क्यों, हमें क्यों नहीं, ठीक है। तो एवोल्यूशन इसका मतलब इसे खत्म किया जाए, इनकी डिमांड थी। देख रहे हो मिडिल क्लास का कितना बड़ा रोल है। मिडिल क्लास पूरी तरह से इस रेवोल्यूशन को जन्म देगा, आगे जाकर के फोर्ज करेगा नेशनलिज्म की फीलिंग को, गेन द पॉपुलैरिटी। और ये जो इनका डिमांड था, ये द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन करने लग गया पॉपुलैरिटी अमंग्स द सिटीजन ऑफ फ्रांस कहिए, जर्मनी कहिए, इटली कहिए, जितने भी नेशन, यूरोपियन नेशन वहां पे, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंडीशन था कि किस बेसिस पे न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, उस समय पे क्या स्थिति। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर। सबसे पहले लिबरल समझिए, लिबरल्स क्या होते हैं, ठीक है, और लिबरल की नेशनलिज्म किस तरह से क्या स्टैंड चाहती है, ठीक है। लिबरल्स एक फिलॉसफी है, एक विचारधारा है। वो लोग जो सोसाइटी में, जो कंट्री के अंदर एक्सेप्टेंस की फीलिंग्स रखते हो, जो एक्सेप्ट करना चाहते हो, फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं इसे आप सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझिए। सपोज दैट आपका अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऑब्वियस है कई बच्चों का नहीं लगता है, और डिफरेंट स्किल है, जैसे कि डांस आप करना चाहते हो, जैसे कि किसी तरह का म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, इन सभी में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, पढ़ाई में थोड़ा सा कम रुचि रखते हैं। देन अगर आप पेरेंट्स को अपने बताते हैं, अपने घर में ये बात को दिखाते हैं कि भाई मुझे ये करना है पढ़ाई के अलावा, तो अगर आपके पेरेंट्स इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा जो करना चाहते हो बिल्कुल करो, गो अहेड, तो ये है लिबरल, ठीक है। अब लिबरल की नेशनलिज्म किस तरह से कंट्री के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नेशन स्टेट का फॉर्मेशन बनाने में या नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप में काम करेगी, उसे समझेंगे। The term liberalism derives from the Latin root liber। देखिए बहुत सारे वर्ड ग्रीक और लैटिन से जिनका रूट रहा है, इमर्ज हुए हैं, उसमें से एक वर्ड है लिबर। लिबरलिज्म लिबर से आया, जिसका मतलब होता है फ्री। फ्री का मतलब आप आजाद हैं, बाय वन गेट वन फ्री नहीं, आपकी आजादी की बात कर रहा है, आप स्वतंत्र हैं। इंसान, मनुष्य जो है, प्राणी जो है, किसी भी तरह का प्राणी हो, सबसे प्यारी चीज है उसकी स्वतंत्रता। अगर आप उसे छीन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज हो जाएगा। तो फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्री, क्या फ्री होना चाहिए। लिबरल नेशनलिज्म किस चीज के लिए स्टैंड लेता है, तो मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक एक इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करता है क्या लिबरल लोग जो है वो एक एक के इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करते हैं, और इक्वालिटी बिफोर लॉ,
लॉ यानी कानून, कानून के सामने सब बराबर चाहते हैं वो लोग। ऐसा किसी को स्पेशल प्रिविलेज ना मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। तो ये लिबरल्स चाहते हैं, इनकी नेशनलिज्म जो है इस तरह से इमर्ज होगी। द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब एग्री होना। एग्री मींस जैसे सपोज दैट आप स्कूल से टूर वगैरह जाते हैं, या फिर आपके स्कूल में कोई फंक्शन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होता है, तो आपके पेरेंट्स का कंसेंट बहुत जरूरी होता है स्कूल मैनेजमेंट के लिए। तो कंसेंट का मतलब एग्री होना, ठीक है। और एग्री होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर याद रिकॉल कीजिए आप फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फिलोसोफर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीडर होगा, वो हमारे बीच में से हमारे द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। तो कंसेंट हमारा है, तो गवर्नमेंट कौन इलेक्ट कर रहा है, जनता, ठीक है। तो कंसेंट क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए। सरकार जो चुनी जाए वो हमारे कंसेंट से चुना जाए, अपनी मर्जी से नहीं। राजा हो गया अपनी मर्जी का, डिक्टेटर जो हो गया अपनी मर्जी का, ठीक है। तो राजा या डिक्टेटर से काम नहीं चलेगा, मोनार्क या डिक्टेटरशिप से नहीं काम चलेगा, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए। और गवर्नमेंट बाय कंसेंट में क्या होगा, एक एक लोगों का ओपिनियन मैटर करेगा, जिसके कारण ये चीजें जो चाहते हैं लिबरल नेशनलिस्ट, ये उनके पास मौजूद होगा, उनको मिलेगा। इक्वालिटी चाहिए उन्हें, तो इक्वालिटी राजा तो नहीं देगा कभी भी, डिक्टेटर इक्वालिटी नहीं देगा। देगा कौन, जो आपके द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट। नेक्स्ट देखिए, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मींस राजशाही को खत्म किया जाए। एंड क्लर्कियल प्रिविलेज, क्लर्कियल प्रिविलेज मींस आपको अगर याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, बार बार मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं क्योंकि फ्रांस आपका पीछा 1848 तक नहीं छोड़ेगा। कारण उसका, अभी नेक्स्ट टॉपिक जब आप कंजर्वेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक, रेवोल्यूशनरीज पढ़ेंगे, तो आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा रेवोल्यूशन का साइकिल 1830 से लेकर के 1848 तक। तो उस 1848 तक फ्रांस का आपको बहुत सारे एग्जांपल समझने हैं। याद नहीं हो तो क्लास 9 का लेक्चर जरूर देखिए। तो फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते थे, क्लर्जी, और क्लर्जी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्लर्कियल प्रिविलेज। इसको भी खत्म करने की बात करते हैं कौन, लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, संविधान की डिमांड करते हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जैसे हमारे देश का संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, तो वहां पे भी ये चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव हो। रिप्रेजेंटेटिव मींस हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, लीडर्स, जो गवर्नमेंट को रन करें थ्रू द पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट। 19th सेंचुरी लिबरल स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों, समझिएगा। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी था। अभी फिलहाल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, बट इनिशियली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट 1978 में इसे रिमूव कर दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट से। इट मींस अब गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसे इस जमीन की जरूरत है, ठीक है, तो वो उसे ले सकते हैं। बट प्रोविजन है, ऐसे नहीं है कि पूरा जमीन हमारा ले लिया जाएगा, बट उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जो जमीन का एक्चुअल में रेट है, जो भी वहां पे वैल्यू चल रही है, जो वैल्यूशन वो आपको मिलता है, गवर्नमेंट सर्विसेज मिल सकते हैं, जो भी है, गवर्नमेंट उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ देती है। लेकिन उस समय पे क्या होता था, राजा खाली पेट है, भूखा हुआ है, जमीनें पूरी हैं उसके पास, लेकिन जिस जमीन पे नजर गई, छोटे मोटे जो भी किसान है उनको बुलाया, हाँ भाई किसकी जमीन है, जमीन जिसकी भी जमीन है, माए बाप मेरी जमीन है, जमीन आपकी है, बहुत बढ़िया जमीन है। पीजेंट्स क्या कहेगा, आपका पेट अभी भी नहीं भर रहा, मेरी जमीन भी खाइएगा, बिल्कुल खाना है, आपकी जमीन भी हम खा जाएंगे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि राजतंत्र यानी कि मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसी या डिक्टेटरशिप जब हुई एस्टेब्लिश हो, तो वहां पे उनकी जमीनें जिनका मालिक वो खुद हैं, वो न छीना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सफरेज राइट। इस लाइन को सही से समझिएगा। सफरेज राइट मींस राइट टू वोट। राइट टू वोट किन्हें मिला था, आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो एक्टिव और पैसिव सिटीजन का एक कंसेप्ट आया था जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क फ्रांस बना 1791 में। तो फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना तो वहां पे एक्टिव सिटीजन को तो सिर्फ राइट टू वोट था, ठीक है। अब जो एक्टिव सिटीजन है वो कौन थे, विमेन को एक्सक्लूड रखा गया, और जो भी प्रॉपर्टी सेक्शन है, जो प्रॉपर्टी सेक्शन है सिर्फ उसी को वोटिंग राइट था। मेन विदाउट प्रॉपर्टी सेक्शंस आर नॉट, they does not have the right to vote. Clear? Yet equality before law, the law did not
नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज सबके लिए नहीं था, जिनमें से men without property section and all women are excluded from political rights। पॉलिटिकल राइट्स उन्हें नहीं मिले थे, ठीक है। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स अभी भी विमेन को, और जो विदाउट प्रॉपर्टी सेक्शन सोसाइटी में है उनको बिल्कुल भी नहीं मिला था। अब समझिएगा, ये वही सिचुएशन है हिपोक्रेसी का, कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं उसका कौन सा प्रॉपर्टी आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं उसको तो वोटिंग राइट्स भी आपने नहीं दिया। और फीमेल जो विमेन है वहां पे, ठीक है, उनकी कंडीशन का क्या, ठीक। तो कई चीजें यहाँ पे ऐसी दिखती हैं कि लिबरल लोग समवेयर कहीं ना कहीं अपनी बात जो कह रहे हैं उससे करने में थोड़ा सा तो अंतर है। कारण उसका कि यहाँ पे men without property section and all women are excluded from the political rights। इन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स दीजिए, इन्हें भी वोटिंग का हक है, ठीक है। खैर, जो लिबरल नेशनलिज्म है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता था, तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिबरल नेशनलिज्म किस चीज के लिए स्टैंड करता है, ठीक ना। सो लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या इनकी डिमांड है, तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ऑटोक्रेसी एंड क्लर्कियल प्रिविलेज का समापन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट होना चाहिए, लिबरल स्ट्रेस टू द इनवालिबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सफरेज राइट, यूनिवर्सल सफरेज राइट जरूरी है। अब इनका पॉलिटिकल व्यू ये रहा, ठीक है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट इकोनॉमिक व्यूज क्या क्या है इनके, इन इकोनॉमिक स्फीयर में इन्हें क्या क्या चाहिए, क्या डिमांड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए। देखिए, इस समय तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण एक इमरजेंस हुआ था कमर्शियल क्लास का, न्यू बिजनेस क्लास का, जो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास में। तो ये न्यू मिडिल क्लास ही आगे चल करके लिबरल्स बनते हैं, ठीक है। तो इनका डिमांड था फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। पूरी लाइन को अच्छे समझ लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब है कि मार्केट में किसी का एक इंडस्ट्री का डोमिनेंस ना हो। सपोज दैट अगर एक कंपनी है कोई भी, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी का डोमिनेंस ना हो, क्योंकि अगर उसका प्रोडक्ट सब कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस उसके हिसाब से डिसाइड होगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके हिसाब से डिसाइड होगा, और लोगों के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा, अदर बेटर ऑप्शन नहीं होगा, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ वही इंडस्ट्री डेवलप करेगी। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, जहां पे हर कोई अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके, अपना प्रोडक्ट सेल कर सके, अपना गुड्स और कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना गुड्स प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसका मतलब क्या है, देखिए होता क्या था एग्जैक्टली, ये क्यों चाहते थे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक एल यूनिट है, टेक्सटाइल को मेजर करने की यूनिट है, कपड़े को नापने की यूनिट है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उस समय पे क्या होता था कि जो आज की डेट में आप प्रेजेंट जर्मनी देखते हैं वो जर्मनी नहीं हुआ करता था, बहुत सारे छोटे छोटे 300 टेरिटरीज में बटा हुआ था, ठीक है। बाद में नेपोलियन ने उसे इन्वेड करके 39 में कंसोलिडेट किया, स्टिल 39 में है ये भी। अब होता क्या था एग्जैक्टली, यहां से मूवमेंट के लिए लोग अपने गुड्स को सेल करने के लिए जाते थे। तो एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, हम्बर्ग से लेके न्यूरमबर्ग से लेके हम्बर्ग तक जब लोग जाया करते तो 11 कस्टम बैरियर्स को पार किया करते थे। 11 कस्टम बैरियर्स को पार करते हुए इन सभी को ये कस्टम ड्यूटीज मींस गुड्स पे लगने वाला जो रिस्ट्रिक्शंस है यानी कि टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, और हर एक जगह की करेंसी अलग होती थी। अब करेंसी अलग है तो उसकी वैल्यूएशन अलग होगी। जैसे आपका INR जो है, इंडियन नेशनल रुपीस जो है, वो डॉलर के मुकाबले में कमजोर है तो उसका वैल्यूएशन कुछ और है, डॉलर को कुछ और है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जब 11 कस्टम बैरियर्स को पार करने पड़ते थे तो उन्हें हर अपनी करेंसी में पे करना पड़ता था और सबकी करेंसी की वैल्यूएशन अलग होती थी, ठीक है। तो ये L क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है। अब इस एग्जांपल से समझिएगा कि ये स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस हुआ करता था, क्योंकि हर एक को जब भी ट्रांसपोर्ट करना है दूसरे स्टेट में अपना प्रोडक्ट या गुड्स तो उसे ये टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज दैट आपका प्रोडक्ट 10 रुपए का है और आपने टैक्स 2-2 रुपए हर जगह पे किया तो 22 रुपए का तो आपका प्रोडक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रॉफिट भी गेन करना है तो इतना ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा उस प्रोडक्ट का कि कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन है। डिफरेंस इन यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स ऑफ गुड्स।
अब जहां जहां 11 जगह पे आप 11 टाइम्स रुकेंगे, अलग अलग करेंसी में टैक्स पे करेंगे, तो वहां पे मेजरमेंट सिस्टम भी अलग है। वहां पे जो आप नाप के लेके जा रहे हैं वहां पे कुछ और वैल्यू आएगी उसकी, कहीं और जाएंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो ओवरऑल एक तरह से ये सिचुएशन जो आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन वैसा कुछ खास नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप एग्जांपल समझिएगा कि क्या दिक्कतें आती थी लोगों को ट्रेड करने में, क्योंकि ये आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक स्फीयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि ये स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन जो है, टैक्स बैरियर जो है, टैरिफ बैरियर जो है, इसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। नेपोलियन ने किया भी था, आपको अगर याद हो तो नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने जो सोशल रिस्ट्रिक्शन था यानी कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव कर दिया था, और उसके कारण ट्रेड भी बहुत बढ़िया होने लग गया था, ठीक है। तो सच कंडीशन वर ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू मिडिल क्लास। देखिए ये एक तरह से कंडीशन क्या था, ऑब्स्टेकल हुआ करता था, प्रतिरोध करता था ट्रेड को एस्टेब्लिश करने में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में बढ़िया ट्रेड नहीं होने देता हो पाता था, ठीक है। तो इसके कारण इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ जो है वो न्यू मिडिल क्लास चाहता था। अगर ऐसी कंडीशन ये ऑब्स्टेकल हट जाए तो फ्रीडम ऑफ मार्केट होगा, यहाँ पे कोई स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, कोई टैक्स बैरियर नहीं होगा, तो हम आराम से ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया पर्शियन किंगडम के द्वारा 1834। याद रखिएगा यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वेरिन, ज़ोल्वेरिन मींस एक ट्रेड यूनियन है, कस्टम यूनियन है, ज़ोल्वेरिन जर्मन वर्ड है, ठीक है, was formed by initiative of Persia। देखिए मॉडर्न डे जो जर्मनी है वो उस समय पर पर्शियन किंगडम हुआ करता था, बहुत ही कम जर्मन स्टेट थे, पूरा का पूरा पर्शियन किंगडम के अंडर आ गया था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस समय पे पर्शियन किंगडम के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है, एंड ज्वाइन बाय द जर्मन स्टेट। बाकी जो रेस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट है इसने ज्वाइन भी किया इस चीज को, क्योंकि अच्छा है, ये ट्रेड को बढ़ाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड अच्छा खासा होगा, तो इसके लिए जर्मन स्टेट ने भी इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अबॉलिश टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर मींस जो टैक्स के बैरियर थे उसे खत्म किया गया, एंड रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसी 30 to 32। देखिए कितने करेंसी हुआ करती थी, 30 तरह की करेंसी हुआ करती थी। अब मान लीजिए करेंसी अलग अलग देशों की अलग अलग है, तो ऑब्वियस है कि उनकी वैल्यू अलग होगी, वो कोई और वैल्यू में एक्सेप्ट करेंगे, आप कोई और वैल्यू पे करेंगे, तो इसके कारण भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रहा करता था। तो इसे चेंज करके 30 से कन्वर्ट कर दिया गया सिर्फ 2 करेंसी में, और ज्यादा इजी हो गया आप ट्रेड करने में। ट्रेड के कारण इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आती है, और सबसे बड़ा पैसा होता है, और पैसे से हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इकोनॉमिक स्फीयर में अगर देखेंगे तो लिबरल का भी सोचना सही था कि ट्रेड को बढ़ाया जाए, इससे हमारे बीच में वॉर जैसी सिचुएशन नहीं पैदा होगी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया गया, ठीक है। रेलवे से क्या होगा, आप इजीली अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। स्टिमुलेटेड द मोबिलिटी, मोबिलिटी मींस मूवेबल हो चुका था, क्योंकि आप जहां पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहां पे आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और फिनिश गुड्स जो होगा आपको मार्केट में पहुंचाना होगा, तो उसके लिए रेलवे नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। हार्नेसिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन, हार्नेस मींस बांधना होता है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यही चीजें बांधती हैं जिसके कारण नेशनल यूनिफिकेशन, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आती है फीलिंग कि अगर जिस तरह का माहौल रहे, कोई टैक्स बैरियर ना हो, फ्रीडम ऑफ मार्केट हो हमारे बीच में, करेंसी की जो वैल्यूएशन अलग अलग होती थी अब करेंसी लगभग सेम है, तो इसके कारण ट्रेड फ्लरिश करेगा और हम अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें नेशनल यूनिफिकेशन को हार्नेस करती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं नेशनल यूनिफिकेशन को हार्नेस करती है। तो ओवरऑल आपने 2 स्फीयर पढ़े, एक इकोनॉमिक और दूसरा पॉलिटिकल, ये लिबरल्स की डिमांड थी, ठीक है। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म मींस ये जो इकोनॉमी के थ्रू नेशनलिज्म डेवलप हुआ लोगों के बीच में, वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। सभी लोगों के अंदर नेशनलिस्ट कौन हुए, जो इस नेशनलिज्म की फीलिंग को कैरी करते हैं। नेशनलिस्ट कौन, किनको कहेंगे आप, जैसे टेररिज्म यानी आतंकवाद, तो कौन आतंकवादी होता है, जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, टेररिज्म को फैलाने वाला टेररिस्ट, वैसे ही नेशनलिज्म को फैलाने वाला नेशनलिस्ट, ठीक है। तो ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अमंग्स द यूरोपियन कंट्री बहुत ज्यादा उस समय पे ग्रो होना शुरू हुआ सभी लोगों के अंदर। अब ओवरऑल इस टॉपिक में से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या कि लिबरल नेशनलिज्म जो है
मिडिल क्लास लिबरल नेशनलिज्म किस चीज के लिए स्टूड करता है? तो आपका आंसर होगा फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उनका पॉलिटिकल व्यूज क्या है और इकोनॉमिक व्यूज क्या है? तो ये 3 सवाल यहां से आपके बनते हैं पूरी तरह से। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म, वो भी न्यू कंजर्वेटिज्म।